हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इससे पहले मैं उस टॉपिक पे जाऊं, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इससे पहले के चैप्टर में मतलब न्यूक्लियस पे आने से पहले आप सबको एटम्स के बारे में तो पता ही होगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है भाई, एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये तो हमने इतना तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही पढ़ा हुआ है, या फिर हम कहें कि बोर एटॉमिक मॉडल से हमको इतना तो क्लियर है कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि भी एटम का पूरा मास है वो यहीं पे रहता है। अच्छा, इतना भी हमको पता होगा कि भाई इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है भाई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर इसके बारे में जरा सोचा जाए, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं भाई? प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। मास दोनों का कंपैरेटिवली सेम रहता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अच्छा, तो प्रोटॉन्स हमारे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन है हमारा न्यूट्रल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही ये प्रेडिक्शन हो गया था कि भाई जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। मतलब 10 की पावर -15 मीटर को फर्मी बोल दिया जाता है, मतलब फर्मी ऑर्डर का है, बहुत छोटा है। 10 की पावर -15 मीटर, आप खुद सोचिए, एटम का साइज 10 की पावर -10 के ऑर्डर का है और न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 की पावर -15 ऑर्डर का। मतलब बहुत ही छोटे स्पेस में ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कन्फाइंड है। ठीक है, अब अगर जरा सोचेंगे तो भाई प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज मान लीजिए कार्बन का एटम है, इसमें 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन है भाई। हमको पता है कि दोनों दो पॉजिटिव चार्ज या लाइक चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो दो प्रोटॉन अगर एक पास में पड़े हैं, सपोज 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पे ही पड़े हुए हैं, तो ये तो भाई, और फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, कूलम्ब फोर्स। तो आर कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, तो मतलब कि इनके बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना चाहिए। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? हर प्रोटॉन भाई, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, मतलब वो पास तो रहना नहीं चाहते। और साथ में न्यूट्रॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई लगने वाली नहीं है। तो अगर आप न्यूक्लियस के बारे में सोचें तो जितनी फोर्सेस हमने अभी तक पढ़ रखी हैं, अभी तक हमने कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ी भाई? हमने अभी तक पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स और पढ़ी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा वीक होती है, मतलब निग्लिजिबल ही है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ मास इनके ऑर्डर का है, अगर मतलब मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऑर्डर का है। तो हमें पता है कि भाई अगर अभी तक हमारी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से देखा जाए तो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनको तो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगने वाली नहीं, प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। जबकि नेचर में क्या दिख रहा है हमको? नेचर में हमको दिख रहा है कि भाई 10 की पावर -15 ऑर्डर में सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हुए हैं? दबे हुए, पड़े हुए हैं, और एटम स्टेबल भी है। इसका मतलब कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। तो ऐसा लोगों ने, ऐसा शुरुआत में साइंटिस्ट ने सोचा भाई, मतलब कोई तो एक ऐसी फोर्स होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट कर रही होगी। उस फोर्स को नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इसलिए भाई क्योंकि ये फोर्स सिर्फ हमको न्यूक्लियस के अंदर दिखी, बाहर तो कहीं दिखी नहीं। जैसे मतलब बाहर तो कहीं दिखी कि नहीं का क्या मतलब है? मतलब न्यूक्लियस के अंदर दिखी, एटम के स्केल पे नहीं दिखी। मान लीजिए एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये न्यूक्लियस है, उसके ये इलेक्ट्रॉन। इवन इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच में भी हमको कोई इस तरीके की फोर्स नहीं दिखी। तो सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर ही हमको ऐसा पता चल रहा है भाई कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि ओवरकम कर जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को। तो इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग नाम क्यों दिया गया? अब उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन सी 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस? अभी अभी हमने देखा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देयर इज वीक न्यूक्लियर फोर्स आल्सो, एंड देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें सबसे वीक कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए इसके आगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लगाया गया। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इसका मतलब कि एक ऐसी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी ओवरकम कर जा रही है, और उस फोर्स को नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस।
चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स एज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात है कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या? कितनी शॉर्ट? तो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। फर्मी के ऑर्डर पे पाई जाती है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही हमको ये फोर्स देखने को मिलती है, बाहर कहीं हमको ये देखने को नहीं मिलती। इस बात को भी हम लोग और अच्छे से समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू, अभी मैं उस पर जाऊंगा। तीसरी बात, सैचुरेशन। ये क्या है भाई? ये सैचुरेशन क्या है? तो हमने पढ़ा हुआ है इस न्यूक्लियर फोर्स पे आने से पहले, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का प्लॉट देखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो हमने देखा भाई A = 30 से A = 170 के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है ऑलमोस्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि न्यूक्लियंस तो बढ़ते जा रहे हैं बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कांस्टेंट बनी हुई है, उसमें कोई खास चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी एक न्यूक्लियन है वो अपने आसपास वाले न्यूक्लियन से ही इंटरेक्ट कर रहा है, ज्यादा दूर वाले न्यूक्लियन से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसी फिनोमेना को, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि ये सैचुरेशन की प्रॉपर्टी है। किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की। और सबसे लास्ट, चार्ज इंडिपेंडेंस। चार्ज इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। वो इस तरीके से कूलम्बिक फोर्स नहीं है कि Q1 Q2/r² जो चार्ज पे डिपेंड करे। इस तरीके की, पहली बात तो इस तरीके का हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो इसके और ये ऐसी फोर्स है जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब कि दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और दो न्यूट्रॉन, इन सब के बीच में लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम का क्या मतलब हो गया? ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही होगी, अब देखिए इनके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग नहीं पाएगी। इनके बीच में जो भी लगेगी वो न्यूक्लियर फोर्स ही लगेगी। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग नहीं पाएगी। इसका मतलब इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगी वो तो न्यूक्लियर फोर्स ही लगेगी। जबकि प्रोटॉन और प्रोटॉन को देखिए, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो रहा है और न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो जब आप नेट फोर्सेस पे देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, तो ये तीनों की क्या आ जाएगी? बराबर ही आ जाएगी। मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। और ये हमारी सेंट्रल फोर्स भी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी सेंट्रल फोर्स है। ऐसी फोर्स जो दो पार्टिकल्स जिनके बीच में लग रही है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है। तो ऐसी कोई फोर्स नहीं है ये हमारी न्यूक्लियर फोर्स। इसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला भी नहीं है, जैसा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी खास बातें थी हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब मैं आपको इस ग्राफ के बारे में समझाता हूं। ये ग्राफ क्या दिया हुआ है? ये ग्राफ आपका एनसीईआरटी की बुक में भी बना हुआ है। देखिए ग्राफ आप समझिएगा किसके किसके बीच में। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये ग्राफ हमारा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? दो न्यूक्लियंस क्या हो गया भाई? आइदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। दो न्यूक्लियंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उनके बीच की दूरी का एक ग्राफ बना करके रखा है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना हुआ है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर देखिए जरा आप एक बार, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। जबकि एटम के केस में हमने देखा था एनर्जी किस ऑर्डर की होती थी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी किस ऑर्डर की? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। और दूरी देखिए फेम्टोमीटर के ऑर्डर की। एटम के केस में क्या होती थी? एंगस्ट्रॉम के केस में, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की। ध्यान से देखिएगा। और अबाउट R0 = 0.8 फेम्टोमीटर पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पे फोर्स कैसी हो गई? जीरो। यहाँ पे स्लोप होता है ना भाई, del U और del R। तो फोर्स जीरो हो गई, मतलब कि ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। 0.8 फेम्टोमीटर पे अगर दो न्यूक्लियन है तो वो दोनों एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। अगर R0 से ज्यादा है, मतलब 0.8 फेम्टोमीटर से जैसे ही ये न्यूक्लियन दूर चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव मतलब फोर्स कैसी? अट्रैक्टिव। फोर्स कैसी? अट्रैक्टिव। मतलब कि R अगर 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा है तो दोनों न्यूक्लियन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। बट देखिए कि ये जो U की वैल्यू है निगेटिव से घटते 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 बहुत तेजी से जीरो पे चली जाती है। ऑलमोस्ट 2.5 फेम्टोमीटर के करीब जाकर के पोटेंशियल जीरो हो जाती है। मतलब कि ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। 2.5 फेम्टोमीटर, मान लीजिए दो न्यूक्लियन है जो 5 फेम्टोमीटर दूरी पे पड़े हैं तो एक दूसरे पे अप्रोक्सीमेटली जीरो फोर्स लगा रहे होंगे क्योंकि उनके बीच का पोटेंशियल ही क्या हो गया? जीरो।
अच्छा, एक और बहुत खास बात है, आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि सर 2 प्रोटॉन है, आपने कहा कि सपोज, चलिए हाँ ठीक है 2 प्रोटॉन ही है, आपने कहा कि न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर लेगी, तो 2 प्रोटॉन आपस में आकर के टकरा क्यों नहीं जाते या एक दूसरे से चिपक ही क्यों नहीं जाते? उसका रीजन ये है कि 0.8 फेम्टोमीटर से जब कम दूरी पर जाएंगे तो ये जो फोर्स हो जाती है वो रिपल्सिव हो जाती है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये अट्रैक्टिव होती है फॉर आर ग्रेटर देन आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू मैंने बता रखी 0.8 फेम्टोमीटर, और रिपल्सिव हो जाती है आर लेस देन आर नॉट, मतलब ज्यादा ही पास जाएंगे तो रिपल्सिव नेचर शो करने लगेगी, और बहुत ज्यादा दूर चले गए मतलब 2.5 फेम्टोमीटर से ज्यादा ही चले गए, 5 फेम्टोमीटर 6 फेम्टोमीटर, तो इनके बीच की फोर्स हो जाती है 0, बिकॉज दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने आपको बहुत सारी अच्छी बातें बताने की कोशिश करी है और काफी सारे आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।